हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द्रोणा बैच के इस लेक्चर में। और ये जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का वेटेज काफी ज्यादा है और ये जो चैप्टर है बच्चे लोग कहते हैं कि हमें ये बहुत हार्ड पड़ता है। थियरी इसकी ऑफ कोर्स थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ही बचकाने, बहुत ही इजी हैं। तो ये वाले चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा, आपको दिखाऊंगा स्लाइड बाय स्लाइड। फॉर्मूला वहां पे नोट डाउन करूंगा और फिर उस फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। आप लोग ये बात याद रखिए कि बोर्ड्स में जो 98 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर आता है, उस 98 मार्क्स में से 35 से 40 मार्क, कभी कभार 45 मार्क के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। सो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम्स फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रॉब्लम से ज्यादातर बच्चे घबराते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेशन है ये इसीलिए है कि आपका डर निकल जाए और आप न्यूमेरिकल्स से मतलब फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले, ये है आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो आप यूट्यूब पे जब भी आएंगे सर्च करिए प्रोफेसर ऑफ साइंस, और यहां पर जाने के बाद आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा खजाना छुपा हुआ है। ये द्रोणा बैच जो चल रहा है वो तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, वो लोग देखेंगे ये वन शॉट। इसके अंदर आप लोगों को 11th क्लास के सारे चैप्टर्स 2-2 घंटे के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। पूरे 14 चैप्टर्स मान लो 28 घंटे के अंदर खत्म हो गए हैं। तो अगर आप रोज खाली एक एक चैप्टर भी देखते हैं 2-2 घंटे का, तो 14 दिन में आपका पूरा 11th का फिजिक्स खत्म हो जाएगा। वैसे ही 12th वालों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है रोज एक एक चैप्टर देखिए। ये वाला 12th का सीरीज है, इसमें पूरे 16 के 16 चैप्टर्स जो है 2-2 घंटे के अंदर मैंने खत्म कर दिए हैं। तो ये दो जो प्लेलिस्ट हैं वन शॉट वाली, ये सभी को देखना चाहिए जो लोग नीट, जेईई, एमएससीडी की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज बेसिक्स तो फिजिक्स का आना चाहिए ना। इसमें सारा का सारा बेसिक्स कवर किया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये दो प्लेलिस्ट आपको पसंद आएगी 100%। तो ये आप लोग जरूर देखिए। बाकी प्रैक्टिकल्स जो है मैंने 11th स्टैंडर्ड के भी अपलोड कर दिए हैं और 12th स्टैंडर्ड के भी अपलोड कर दिए हैं। सो 11th 12th के आपको प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स 12th, तो ये प्लेलिस्ट भी आपके बहुत काम की है। वैसे ही कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमको लॉग जो है यूज नहीं करना आता, तो लॉग वॉक के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वो प्लेलिस्ट देखो यहाँ पर है, ये वाली प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, ये डार्क ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की। तो हाउ टू यूज लॉग बुक, तो इसके अंदर 4 से 5 छोटे छोटे से वीडियोस हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट के, जिसमें आपको लॉग, एंटी लॉग, साइन, कॉस, टैन, रेसिप्रोकल सब कुछ निकालना सिखाया गया है। तो प्लीज डू वॉच दिस, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा। बाकी तो और बहुत सारी चीजें, वो तो आप लोग चैनल को खुद एक्सप्लोर कर लेना। शॉर्ट्स में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ मोटिवेशन वीडियोस भी मिलेंगे, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेमोन्स्ट्रेशन है, हीट इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको डेमो की मिल जाएंगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको इमेजिन करना है, वो आपको मिल जाएगा। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो ये चीजें जरूर देखिएगा। चलिए, तो अपना वक्त जरा भी न गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। और जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तो इसको हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये आपको रीड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है चीजें रीड करने के लिए, वो भी सब यहाँ पे पीपीटी में टाइप करके दे दी गई हैं, और ये पीपीटी फ्री में आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी मेरी एप्लीकेशन पे। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। मेरी जो एप्लीकेशन उसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है। तो वहां जाके उसे डाउनलोड करिए और वहां पे आपको जाके ये जो चीजें हैं सब कुछ फ्री में मिल जाएगी। मैं आपके लिए और अच्छे वाले हैंड रिटन नोट्स लाने वाला हूं, जो कि मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। आपको किसी और के हैंड रिटन नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लोग इन हैंड रिटन नोट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सेल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने मेहनत की सेल करिए, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से उसको फ्री में देना चाहता हूं, ठीक है। तो प्लीज 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 सभी लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रोफेसर ऑफ साइंस डाउनलोड कर लो। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे। मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहला यहाँ पे वो है पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का मैं बहुत ही छोटा सा आपको फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहला फॉर्मूला
वो ये है कि याद रखिए कि कोई भी क्रिस्टल अगर रहेगा, मान लो एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल से अगर लाइट पास होती है, लाइट ऐसे जाती है, ये है क्रिस्टल और इस क्रिस्टल से अगर लाइट जाती है तो याद रखना कि जो भी लाइट पास हुई उसकी इंटेंसिटी शुरू में अगर I0 थी तो पास होने के बाद वो बन जाती है I1 जो कि I0 का आधा होती है। अरे शुरुआत में लाइट गई, उसकी इंटेंसिटी कुछ तो थी, उसका नाम I0 रख दिया। अरे एक भी क्रिस्टल से पास नहीं हुई है इसलिए उसका नाम है I0, लेकिन जैसी एक क्रिस्टल से पास हो गई तो उसका नाम रख दिया I1। तो I1 हमेशा I0 का हाफ होती है, I1 हमेशा I0 का हाफ होती है। अरे तो अगर ये I0 की वैल्यू 100 है तो I1 कितना होगा? बताइए बताइए, जोर से बताइए। क्या? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, 50 होगा। तो अगर ये 100 है 50 होगा, ये अगर 1000 है तो ये 500 होगा, ये 200 है तो ये 100 होगा। तो हमेशा याद रखना कि क्रिस्टल से पास होने के बाद अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, अनपोलराइज्ड लाइट वो पोलराइज्ड हो जाती है और पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी सीधी आधी गिर जाती है। अब मान लो कि कोई दूसरा बंदा आया जिसने क्या किया कि एक और क्रिस्टल रखा यहां पे, लेकिन वो क्रिस्टल को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो क्रिस्टल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो क्रिस्टल पहले ऐसे हुआ करता था सीधा, उसको उसने घुमा दिया, रोटेट कर दिया। तो जब क्रिस्टल को घुमा दिया तो कुछ एंगल से घुमाया होगा, तो ये जो एंगल है इसे अगर हम कहते हैं थीटा, तो फिर जो इंटेंसिटी दूसरे क्रिस्टल की निकली, दूसरे क्रिस्टल में से निकली, अरे भैया पहले जब लाइट पास नहीं हुई थी एक भी क्रिस्टल में से लाइट पास नहीं हुई थी तो उस लाइट की इंटेंसिटी का क्या नाम था? ब्राइटनेस का क्या नाम था? उसकी इंटेंसिटी थी I0। जब पास हो गई तो उसका नाम क्या रखा अपन ने? I1। जब पास हो गई सेकंड क्रिस्टल से तो उसका नाम क्या रखा अपन ने? I2। तो जो I2 है उसकी वैल्यू देखी गई कि वो I1 cos स्क्वायर थीटा होती है। तो जो भी I1 होगा उसका cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, जहां पे थीटा आपको ये वाला एंगल डालना है। तो मान लो कि लेट्स सपोज कि 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 है तो I2 कितना हो जाएगा? ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सो इफ थीटा इज 60 डिग्री तो क्या होगा? तो I2 हो जाएगा I1 cos स्क्वायर 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, बच्चा बताइए cos 60 कितना होता है? परफेक्ट, cos 60 होता है हाफ। गुड। सो हाफ होता है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, लेकिन क्योंकि cos 60 नहीं cos स्क्वायर 60 दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा I1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। सो I1/4 इंटेंसिटी आ जाएगी। तो बहुत ही बचकाना है बेटा, बहुत ही बचकाना है। सो आप में से कोई सज्जन व्यक्ति मुझे बताएगा कि बेटा फाइनली इंटेंसिटी कितनी हो गई। अगर मान लो ये सिचुएशन में रख लूं कि मतलब एक क्रिस्टल रखा तो हाफ हो रहा है, दूसरा क्रिस्टल टेढ़ा कर दिया तो 1/4 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो इंटेंसिटी जो भी शुरुआत में थी ना उसका सीधा सीधा 1/8 टाइम्स हो जाएगा। 1/8 कैसे? अरे इधर हुआ आधा, अरे हाँ के ना रे बाबा। अरे जैसे मान लो इधर था 200, इधर कितना हो जाएगा? 100। अब वो 100 का भी 4 गुना गिरेगा। अरे यहां पे 100 का 4 गुना गिरेगा, तो 4 गुना गिरते ही कितना हो गया? वो 25 हो गया। अरे हाँ के ना, 200 से 100 बना, 100 से 25 हो गया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। अरे ये हर बार होगा, ये हर बार होगा, और इसके बाद ये हर बार होगा। अरे लेकिन ये तो मैंने इस बार के लिए दिया है ना एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को अभी के लिए आप लोग बस भूल जाइए। खाली बस दिमाग में ये रखना है कि हाँ ऐसे करके सॉल्व करते हैं, एंगल की वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं। अरे भेजे में बातें घुसी के नहीं। तो पहली बार जब पास होगी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट क्रिस्टल से पास होगी तो इंटेंसिटी आधी होगी, और जब अगली बार पास होगी तो जो भी इंटेंसिटी अभी हुई है उसका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए एनीवे, तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला इसमें? कहां गया? हाँ, ये तो बहुत ही बचकाना सा एमसीक्यू टाइप का है कि इनमें से कौन सा फेनोमेनन ऐसा है जो बता सकता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे हिलते हुए आगे बढ़ती है। समझ में आ रहा है? और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, दो तरीके की वेव है, एक है ट्रांसवर्स और एक है लॉन्जिट्यूडनल। इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। तो इस लाइट को पोलराइज नहीं कर सकते, ये आगे पीछे हिल के आपकी तरफ पहुंच रही है, इसको पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज किसको कर सकते हैं? जो ऐसे हिल के आपकी तरफ पहुंच रही है, ऐसे हिल के। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का सवाल है कि कौन सी फेनोमेनन या कौन सी एक्टिविटी ये बताती है, कौन सा फेनोमेनन ये बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो पोलराइजेशन नाम की एक चीज है, वो बताती है, क्योंकि पोलराइजेशन क्रिस्टल से होता है, पोलराइजिंग क्रिस्टल से। अब ये सारी डिटेल्स जो थ्योरी की है मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूं, मेरे वन शॉट देखिए, उसमें आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना याद रख लीजिए कि इसका आंसर है पोलराइजेशन। ठीक है, ओके। अब दूसरा, लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? हमको मालूम है हाफ हो जाती है, लेकिन हाफ ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस।
अपन क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस। अरे कम हो जाती है ना रे बाबा, तो डिक्रीजेस, घट जाती है। सो जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इट डिक्रीजेस, इट रिड्यूसेस। भेजे में घुसी बातें हैं, तो डिक्रीजेस इसका आंसर आ गया। बहुत ही बचकाने दोनों एमसीक्यूज से। अब आ जाते हैं यहां पर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। उसमें क्या लिखा है कि अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, अगर वो दो पोलरॉइड्स पे गिरी, तो अब दो पोलरॉइड्स है, एक यहां पे क्रिस्टल है, फिर दूसरा क्रिस्टल आगे कुछ एंगल पे रखा होगा। तो देखो, अनपोलराइज लाइट गिरी है जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट, वो किस पे गिरी है, दो पोलरॉइड्स पे गिरी है। तो फर्स्ट पोलरॉइड का जो एंगल है 50 डिग्री है विद द वर्टिकल, एंड द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलरॉइड इज हॉरिजॉन्टल। तो पहला वाला पोलरॉइड 50 का एंगल बना रहा है और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसा हो गया। अरे बाबा ध्यान से सुनो, लाइट जो है हिलते 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 हिल रही है, लाइट कैसे भी करके हिल रही है और हिल के यहां पे पहुंच रही है। पहला क्रिस्टल 50 पे रखा है, ये 50 अपने किसी काम का नहीं है। 50 अपने किसी काम का क्यों नहीं है, क्योंकि पहले क्रिस्टल पे, अरे वो कोई भी एंगल पे रखा हो, पहले क्रिस्टल पे क्या होता है, लाइट हमेशा हाफ होती है। समझ में आ रहा है? तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्रिस्टल ऐसा न रख के, इन लोग ने पहला क्रिस्टल जो है वर्टिकल नहीं रखा, बल्कि पहले क्रिस्टल को टेढ़ा कर दिया। अरे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्रिस्टल को टेढ़ा करो, कुछ भी करो, कोई भी एंगल पे रखो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अगर यहां इंटेंसिटी आई नॉट फेंकी गई तो यहां आई नॉट बाई 2 होना ही होना है, 100%, 100%। कोई भी एंगल पे रखो, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? आई होप कि सभी लोग को मेरी बातें बेटा समझ में आ रही हैं। ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि पहला क्रिस्टल इन लोगों ने 50 डिग्री पे रखा, वो 50 डिग्री हमारे किसी काम का नहीं है। 50 डिग्री पे रखने दो, वी डोंट केयर, इंटेंसिटी हाफ होना ही है। पहली बार में हमेशा इंटेंसिटी आधी ही होगी, कुछ और नहीं होगा। अब उन लोगों ने क्या किया, पहला क्रिस्टल जो था उसे घुमा दिया ऐसे। अरे बाबा तुम्हारे सामने से दिखाता हूं, क्रिस्टल ऐसा था, उसको ऐसा घुमा दिया 50 डिग्री पे, और अगला जो क्रिस्टल है उसको रख दिया ऐसे। तो अब आपको क्या देखना है मालूम है, कौन सा एंगल देखना है? अरे ये जो ऐसा रखा गया एंगल, ये एंगल ऊपर के हिसाब से देखोगे तो 90 है, लेकिन ऊपर के हिसाब से देखना नहीं, किसके हिसाब से देखना है, पिछले क्रिस्टल के हिसाब से। अरे दो क्रिस्टल के बीच का एंगल देखना है, समझ में आ रहा है? तो एक क्रिस्टल तो 50 पे है और दूसरा क्रिस्टल ऐसा 90 पे है, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितना है? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, 40। वेरी गुड, सो 40 का एंगल है। सो लिसन वेरी केयरफुली, जो अगला क्रिस्टल है, जो अगला क्रिस्टल है वो कैसे रखा गया है, तो ध्यान से देखेंगे। तो एक क्रिस्टल तो ऐसा, मतलब सॉरी ये तो वर्टिकल हो गया, एक क्रिस्टल ऐसा रखा गया था, अरे देखो ना 50 पे रखा गया था ना। अब दूसरा जो क्रिस्टल रखा गया है वो कैसे रखा गया है, तो दूसरा जो क्रिस्टल रखा गया वो रखा गया थोड़ा सा और टेढ़ा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से रखा गया है ना। तो टोटल मिला के जो एंगल पे ये रखा गया है, टोटल मिला के जो ये एंगल पे रखा गया है, ये एंगल वर्टिकल के साथ में कितना है, वर्टिकल के साथ में ये एंगल बन रहा है 90 का एंगल, कितना, 90 का एंगल। सो ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ में, दिस एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन पिछले वाले क्रिस्टल के हिसाब से एंगल देखना होता है, तो वो कितना होगा, 40 डिग्री। अरे क्योंकि पिछला वाला क्रिस्टल खुद 50 पे था, तो 50 पे अगर पहला क्रिस्टल है और दूसरा क्रिस्टल और टेढ़ा है, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 40 है, तो 40 लेना होता है, 40। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा I2 इज I1 cos स्क्वायर 40। लेकिन I1 की खुद की वैल्यू कितनी है, I1 की खुद की वैल्यू कितनी है, इट इज I0 बाई 2, सो I0 बाई 2 cos स्क्वायर 40। अरे कळलं की नाही रे सगळ्यांना? अरे बेटा भेजे में आपके मेंदू में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो इट्स डैम इजी। तो यहां पर पहले I था, I0 था, I0 बाई 2 हो गया, और उसके बाद और टेढ़ा करने पर I0 cos स्क्वायर, सॉरी I0 बाई 2 cos स्क्वायर 40 हो गया। ठीक है, चलिए एनीवे तो यहां पे देखो आंसर लिखा हुआ है I0 बाई 2 cos स्क्वायर 40, दिखा बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे पहुंचते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो ये नया फेनोमेनन है, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन, और इसका फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, सब लोग ध्यान देंगे। फॉर्मूला है tan IP इज म्यू, जहां पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, IP क्या है, पोलराइजिंग एंगल। तो IP का नाम है पोलराइजिंग एंगल, इसका नाम है पोलराइजिंग एंगल, और इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं म्यू, म्यू म्याऊ, म्याऊ होता है ना, वैसे म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू, समझ गए? तो म्यू, सो tan IP इज म्यू, इसको ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। तो चलिए आइए ब्रूस्टर्स लॉ पे ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है
कि क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लाइट जो है पोलराइज हो गई, लाइट पोलराइज हो गई है तो कौन से एंगल पे गिर के पोलराइज हुई होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अरे दे दिया ना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें इन लोगों ने क्या दिया है ध्यान से देखो, ये चीज जो दी है बेटा, ये चीज क्या है, म्यू है ना, म्यू। और इनको चाहिए क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई चाहिए इनको, तो यानी कि आईपी चाहिए, क्योंकि आई पे गिरने पर ये लाइट पोलराइज हो रही है ना, तो आईपी बोलेंगे इसको, आईपी। तो इन लोग बोल रहे हैं कि किस एंगल पे पोलराइज होगी लाइट, तो बहुत ही बचकाना इसका आंसर है, ध्यान से देखेंगे। सो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सो tan ऑफ आईपी इज म्यू, म्यू कितना है 1.5, सो आईपी इज tan इनवर्स ऑफ 1.5, बस ये इसका आंसर है, हो गया, खत्म हो गया। अरे आईपी इज द एंगल, सो tan आईपी इज यानी कि सॉरी tan इनवर्स ऑफ 1.5 इज आईपी। अब आप बोलेंगे सर मेरे को एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर अपन ओरली नहीं निकाल सकते इसका आंसर निकालना है तो आपको नेचुरल टेंजेंट्स वाला टेबल यूज करना पड़ेगा लॉग की बुक में। आपकी लॉग बुक खोल के देखो, खोलो लॉग बुक खोलो, अरे खोलो ना, लॉग बुक आपके पास है तो लॉग बुक जो है उसको ओपन करो, उसमें आपको वहां पर नेचुरल टेंजेंट्स दिया होगा, नेचुरल टेंजेंट्स में जाओ और वहां पे tan इनवर्स ऑफ 1.5 ढूंढो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ 1.5 कितना आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप लोग टैग कर देना कि सर आपने 16 मिनट और कुछ 25 सेकंड में सवाल पूछा था, ये उसका आंसर है, वो टाइम टैग जरूर करना, ठीक है, तभी मुझे समझ में आएगा आप जवाब किस चीज का दे रहे हो, ठीक है। चलो एनीवे, तो बहुत ही बचकाना है ये, तो ये असाइनमेंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपको नेचुरल टेंजेंट्स में इसको सर्च करना है कि इसका आंसर कितना आता है, कितना डिग्री आता है, मुझे नेचुरल टेंजेंट्स में देख के बताइए। लेकिन देखिए कितना कितना बचकानी चीज है, बहुत ही बचकानी चीज है। अरे भेजे में बातें घुस रही है आप सभी के नहीं। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे देता हूं एकदम सिंपल वाला। मान लो कि फाइंड आईपी, एक मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड आईपी इफ म्यू इज 1। तो अगर म्यू 1 रहेगा तो आईपी की वैल्यू क्या रहेगी। सो आप लोग आंसर में कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ tan आईपी इज म्यू। तो यहां पे आ गया tan आईपी इज 1, तो यहां पे आ गया आपके पास देयरफॉर आईपी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। अब मुझे ये बताइए कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 आती है। अरे कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 आती है, खाली वही इसका आंसर है। अरे कम ऑन सोचो, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। सो 45, सो देयरफॉर आईपी इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो 45 डिग्री पर वैल्यू जो है 1 आती है। सो tan ऑफ 45 इज 1, फैंटास्टिक। तो इस तरीके से बहुत ही बचकाने सवाल हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले वाले पे हम लोग आ जाते हैं इंटरफेरेंस फेनोमेनन पे। सो जो इंटरफेरेंस का फेनोमेनन है, इसका जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही इजी है इंटरफेरेंस का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो ये होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू, फ्रिंज विड्थ को बोलते हैं x, और x होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। वैसे ही एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसका सिंबल है थीटा, और थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी, या फिर x अपॉन कैपिटल डी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में पुट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको याद रख सकें, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही यहां पर जो फ्रिंज विड्थ है उसको भी आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डबल स्लिट अरेंजमेंट है, स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सुनो डबल स्लिट अरेंजमेंट है, मतलब डबल स्लिट बोले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये डबल स्लिट बोले तो कार्डबोर्ड में 2 होल बनाए गए, ठीक है। एनीवे, तो डबल स्लिट अरेंजमेंट में जो गैप है, 2 स्लिट्स के बीच का गैप, 2 स्लिट्स के बीच का गैप मतलब स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या है, व्हाट इज स्मॉल डी, गैप बिटवीन 2 स्लिट्स। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन वीडियो पूरा देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या है, वरना इसका मतलब आप सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ सकते। ओके, सो गैप बिटवीन 2 स्लिट्स, ये क्या है, गैप फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का गैप, ठीक है। और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा सबको मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं है।
अरे बाबा इधर देखो, अकल के पुतलो, अगर कार्डबोर्ड लिया आपने, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड फुट्टा फुट्टा पुट्ठा क्या बोलते हो आप लोग, तो वो लिया और दो स्लिट्स ले ली, दो स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है, एक स्लिट है S1 एक स्लिट है S2, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं स्मॉल डी। और वैसे ही यहां से एक दूर एक स्क्रीन होती है जिसके बीच, मतलब स्लिट से स्क्रीन के बीच का गैप, उसे कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है, और इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे प्रोड्यूस होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ये ब्राइट बैंड है, इसके बाजू में डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा। सो कोई भी दो ब्राइट के, ये भी ब्राइट है ना, कोई भी दो ब्राइट के बीच का जो गैप है उसको एक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्स। समझ में आया? और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा एंगल, इसको बोलते हैं थीटा एंगल। सो एक्स जो है वो फ्रिंज विड्थ है, थीटा जो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। समझ गए? सो एक्स जो है फ्रिंज विड्थ है और थीटा जो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। ओके, तो अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए। इन लोग बोल रहे हैं कि जो गैप है वो 100 टाइम्स द लैम्डा है, मतलब स्लिट्स के बीच का गैप 100 टाइम्स द लैम्डा है। तो स्लिट्स के बीच का गैप यानी कि स्मॉल डी 100 टाइम्स लैम्डा है, स्लिट के बीच का गैप यानी कि स्मॉल डी 100 टाइम्स लैम्डा है। ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, तो एंगुलर सेपरेशन चाहिए, थीटा चाहिए उनको, तो निकाल लेते हैं थीटा। सो ये गिवन था, ये है टू फाइंड। अब हम लोग के पास फॉर्मूला है थीटा इज लैम्डा बाई डी। अब सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन बहुत ही बचकाना है। लैम्डा कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, लैम्डा को ऐसे ही रखो। डी कितना दिया हुआ है? 100 लैम्डा दिया हुआ है। सो लैम्डा लैम्डा काट दो, तो 1/100 कितना होता है बेटा? बेटा इतना तो मैथ्स आता है ना बच्चा, बोलिए बोलिए। यस यस, हाँ परफेक्ट। देखो ये लड़की ने कितना सही बोला है। सो 1/100 जो है 0.01। सो थीटा इज 0.01 रेडियन। ऑफ कोर्स रेडियन के लिए आधा चांद बनाने का, आधा चांद। ठीक है, सो रेडियन, सो 0.01 रेडियन। तो ये आ गया। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, मतलब जो मैक्सिमाज हैं, अरे कोई भी दो ब्राइट है, ब्राइट को बोलते हैं मैक्सिमा, ब्राइट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और डार्क को क्या बोलते हैं? मिनिमा। डार्क को बोलते हैं मिनिमा, ब्राइट को बोलते हैं मैक्सिमा। तो दो मैक्सिमा के बीच का गैप को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्स। तो लोग बोल रहे हैं एक्स कितना होगा, कैपिटल एक्स कितना होगा अगर स्क्रीन का डिस्टेंस है 50। तो भैया स्क्रीन का डिस्टेंस अब इन लोग ने दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इन लोग बोल रहे हैं बताओ कैपिटल एक्स क्या होगा। अब ये तो बहुत ही बचकानी चीज है, क्योंकि कैपिटल एक्स का जो फॉर्मूला है, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो भैया लैम्डा अपॉन डी तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अरे लैम्डा अपॉन डी तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। लैम्डा अपॉन डी क्या था? अरे लैम्डा अपॉन डी क्या था? थीटा था। तो थीटा इंटू डी करना है बस। सो थीटा की वैल्यू आई थी 0.01 और डी की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी सिंपली व्हाट? अरे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। तो 0.5 सेंटीमीटर। समझ गए? तो 0.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो आई होप कि आपके भेजे में बातें घुसी। अरे किधर गया बाबा क्वेश्चन, किधर गया? हाँ 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.01 रेडियन और 0.5 सेंटीमीटर। समझ गए? दैट इज द आंसर। अरे कर लगे नहीं रे बाबा। अरे बेटा पढ़ाई कर लो, अपने पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स लेके आ रहा हूं, आपको आगे मिल जाएंगे नोट्स बोर्ड्स के लिए, लेकिन उसका इंतजार करते रहोगे। अरे मेरे वन शॉट वीडियोस पूरे देख लो, आपको उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मेरे जो वन शॉट वीडियोस हैं 12th स्टैंडर्ड के, उसको पूरा स्टार्ट टू एंड देखो। बहुत ही फैंटास्टिक है, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। फिजिक्स से जो आपको डर लगता है वो डर आपके मन से निकल जाएगा 100%। तो प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। ओके एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं अगले वाले पे। सो इसमें इंटेंसिटी के बारे में पूछा हुआ है। अब इंटेंसिटी का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सो आई मैक्स अपॉन आई मिन का फॉर्मूला है, यानी कि ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। तो ब्राइट और डार्क, तो ब्राइट और डार्क की जो इंटेंसिटी का रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़वा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो बेसिकली आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको कम से कम इतना करके जाना है। ठीक है, सो ये हो गया, इसका ये फॉर्मूला है आई मैक्स अपॉन आई मिन इज √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2, और दोनों चीजें होल स्क्वायर में है। तो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट। तो एक स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो दूसरी स्लिट से
दुगनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि लेट्स से कि जो I1 है वो ट्वाइस ऑफ I2 है, यानी कि 2 I2 मिलके एक I1 बनेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सो I1 2 टाइम्स I2 है, इसको बस याद रख लेना, ये गिवन है, इन लोग ने दिया हुआ है ये। अब हमको उसको सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये लोग बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट और डार्क का रेशियो क्या होगा? ब्राइट और डार्क का रेशियो क्या होगा? अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। लोगों ने लिखा है, खुद वर्ड लिखा है अप्रोक्सीमेट, दिख रहा है बेटा? इधर देखो। सो यहां पे आएगा I max अपॉन I min इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 की जगह पे अपन क्या लिखने वाले हैं? 2I2 लिखने वाले हैं, और यहां पे I1 छोड़ देने वाले हैं, ठीक है? वैसे यहां पर अंडर रूट 2I2 माइनस अंडर रूट ऑफ I1, करेक्ट। अरे एक सेकंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ मिस्टेक कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे I2 है ना, तो I2 रहने दो। तो जो I2 है वो I2 ही रहेगा, और जो I1 है वहां पे लिखना है 2I2। समझ गए? सब्स्टिट्यूट हो गया। अरे अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है? तो मिस्टेक हो जाती है बेटा, ह्यूमंस है ना हम लोग, मिस्टेक होती है हम लोगों से। सो I max अपॉन I min का आंसर निकालना है, बराबर। अब मैं दोनों को होल स्क्वायर में ले रहा हूं, बिकॉज दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। अंदर है रूट 2I2 प्लस रूट I2, सब में से रूट I2 बाहर निकालो, कैंसिल हो जाएगा। अरे कुछ सोचो ही मत, अरे मेरे भाई रूट I2 सब में से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, यहाँ पे भी रूट 2 बचेगा। तो यहां पर रूट 1 बचा है, यानी कि 1 बचा है, और यहाँ पे रूट 2 बचा है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अरे हाँ के ना? अब रूट 2 का जो वैल्यू है इसको जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। सो 1.414 प्लस 1, 1.414 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2.414 डिवाइड बाई 0.414 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये स्टेप किस किस की समझ में नहीं आया? आई होप कि सभी को समझ में आया। अरे बेटा 1.414 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2.414, और 1.414 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0.414। सो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? देखो ध्यान से, ये 4 के आसपास है। देखो बेटा ये 4 के आसपास है नीचे। अरे मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं, तो 0.4 मतलब 4 के आसपास है, और ऊपर है 2.4 मतलब किसके आसपास है? ये 24 के आसपास है। तो 24/4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अरे 24/4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखो तो ये 4 से थोड़ा बड़ा है, तो जब स्क्वायर करने जाएंगे, इसका स्क्वायर करने जाएंगे मतलब यानी डिवाइड भी करेंगे, तो आंसर 6 नहीं आएगा। अरे 24/4 क्या होता है? 6 होता है, लेकिन ये 4 से बड़ा है, तो 6 आंसर नहीं आएगा, 6 से थोड़ा कम आएगा, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। जब उसका स्क्वायर करोगे तो 36 नहीं आएगा, 36 से थोड़ा कम आएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 34। आपको ऐसा अप्रोक्सीमेट नहीं करना है। अरे ये तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ, और आप फटाफट चुटकियों में कैलकुलेशन कर लिया करो, बोर्ड्स में भी देख लिया करो कि भाई मेरा आंसर किस रेंज में आ रहा है। लेकिन आपको कैसे करना है? आपको लॉग से करना है, और लॉग बुक का यूज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है? ओके, तो यहां पर 34 इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको खाली चेक करवा रहा था। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे अकल के पुतले, 2.414 डिवाइड बाई 0.414 है। इसको आप 24/4 लिखो अप्रोक्सीमेटली। 24/4 होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन नीचे 4 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहां पे आपको क्या होगा? 36 से थोड़ा छोटा नंबर आने वाला है, विच इज 34। सो दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हमारे पास अगला, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मतलब रखी हुई हैं, ये डेस्क्रिप्टिव आंसर में आपके काम आएंगी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पे। सो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है, फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे आपको शॉर्ट में बताना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन चल के आपको समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए, तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में कैसा रहता है ना, कि एक है ना ऐसा प्रिज्म दिया हुआ रहता है, यहां पर रोशनी रहती है, लाइट रहती है, और यहां से रोशनी निकल के इधर गिरी, इधर गिरी, और ये रोशनी आगे बढ़ जाती है टेढ़ी मेढ़ी होके, और फिर रोशनी ऐसे निकली, इधर बेंड हो गई, ये रोशनी इधर निकली और इधर बेंड हो गई। इस तरीके से चीजें इसमें होती हैं। ऐसा होने के बाद जब ये लाइट एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है ना, तो यहां पर आपको इंटरफेरेंस का बैंड मिलता है, इंटरफेरेंस का फ्रिंजेस मिलता है। तो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस मिल गई, उसका फॉर्मूला तो वही है पुराना वाला, x = लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब लेकिन इसमें एक कहानी और है कि जो स्मॉल डी यहाँ पे है ना, अब स्मॉल डी कैसे निकालते हैं मालूम है?
इस लाइट को पीछे खींचते हैं, इस लाइट को पीछे खींचते हैं तो यहाँ पे एक लाइट आ जाती है, वैसे इस लाइट को पीछे खींचते हैं, इस लाइट को पीछे खींचते हैं तो यहाँ पे एक लाइट आ जाती है। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं स्मॉल डी। और ये स्मॉल डी डायरेक्टली निकाला नहीं जा सकता, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा है सुनो। तो क्या करते हैं, बाइप्रिज्म और ये जो सोर्सेज हैं स्मॉल डी वाले, इनके बीच में एक लेंस रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, लेंस रखते हैं। और यहां पर अपनी स्क्रीन रहती है पहले की तरह हमेशा, है ना। तो स्क्रीन रखने से होता ये है कि मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनती है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ इमेज बनती है यहाँ, इसको बोलते हैं अपन D1, ठीक है। और यहां से यहाँ का डिस्टेंस होता है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस होता है V, जो कि होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप लोग ने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही बचपन से, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा है कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो D1/D इज सेम एज V/U, ठीक है। तो बस ये दोनों चीजें याद रखना। अब इसके ऊपर वो प्रॉब्लम बेस्ड है, तो हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है। सो लिसन, बाइप्रिज्म जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर फ्रिंजेस जो देखी गई वो एट अ डिस्टेंस 1.2 देखी गई। यानी कि 1.2 है क्या, ये कैपिटल डी का डिस्टेंस है ना। अरे कैपिटल डी है ना, जहां पे स्क्रीन रखी है, मान लो यहाँ पे स्क्रीन रखी है, तो यहां से यहां का गैप कैपिटल डी कहलाता है, ठीक है। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया है, तो अपना जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन में क्या क्या है, गिवन में है कैपिटल डी, स्क्रीन पे फ्रिंज मिल रही है और स्क्रीन कितना दूर है 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड 20 ब्राइट इज 0.4। तो लोगों ने 20 ब्राइट तक ले लिया, 0 से 20 ब्राइट, 0 से 20 ब्राइट 0.4 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को पूरा 20 ब्राइट थोड़ी ना लेना है, अपने को एक ब्राइट का गैप लेना है। अरे अपने को 20 ब्राइट नहीं लेना, अपने को एक ब्राइट लेना है। क्या लेना है, एक ब्राइट। तो 20 से डिवाइड कर देंगे 0.4 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20। अरे लोग ने 20 ब्राइट की चौड़ाई दी है, अपने को तो खाली एक ब्राइट लेना है ना। अरे एक ब्राइट याद करो, मैंने क्या बोला था, एक ब्राइट क्या होता है, इधर देखो, ये क्या है, ये ब्राइट से ये ब्राइट का डिस्टेंस, एक ब्राइट का डिस्टेंस होता है ना। उन लोग ने 20 ब्राइट का डिस्टेंस दिया 0.4, अपने को चाहिए सिर्फ एक ब्राइट। सो अपने को x कैसे मिलेगा, जो भी वैल्यू दी है उसको डिवाइड बाय 20 करेंगे। तो ऐसा करते ही आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अरे कर लगे नहीं रे बाबा, समझ में आया बेटा। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस जब लगाई गई, कॉन्वेक्स लेंस अपन लगा रहे हैं ना बीच में, तो कॉन्वेक्स लेंस जब लगाई गई तो हुआ ये कि अच्छा कहाँ लगाई गई, डिस्टेंस बताया है कि जो आईपीस मतलब स्क्रीन, आईपीस का मतलब होता है स्क्रीन, आईपीस का मतलब है स्क्रीन। तो स्क्रीन से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई गई, तो स्क्रीन से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, सो स्क्रीन से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये v की वैल्यू दी हुई है। स्क्रीन से, ये स्क्रीन है ये स्क्रीन, तो स्क्रीन से यहां लेंस कहां रखी गई है 90 सेंटीमीटर। तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये v की वैल्यू है। तो v की वैल्यू अपने को दी गई है। सो v हैज बीन गिवन, ठीक है। सो v कितना है अपना, सो v दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, याद रखना, हाँ 90 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर कितना होगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अच्छा जो इमेज मिली, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज मिली वो 0.9 सेंटीमीटर है। तो 0.9 सेंटीमीटर का जो है आपको ये मिला हुआ है, 0.9 सेंटीमीटर की इमेज मिली हुई है, मतलब D1 की वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको ढूंढना क्या है, अब आपको ढूंढना ये है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ढूंढना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो लाइट की वेवलेंथ ढूंढना है, यानी कि आपको लैम्डा ढूंढने को कहा गया। सो टू फाइंड में आपका आ जाएगा लैम्डा। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, है ना। सो देयरफॉर जो आपका लैम्डा है वो हो जाएगा x स्मॉल d बाई कैपिटल D, समझ गए। तो x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 0.02, और फिर कैपिटल D की वैल्यू आपके पास 120 है, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में। अच्छा स्मॉल d की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो स्मॉल d की वैल्यू, अच्छा ये तो मैंने सोल्यूशन लिखना शुरू कर दिया, रुको सोल्यूशन लिखना शुरू कर दिया, पहले फॉर्मूला और लिख दो। सो D1/D इज V/U, ठीक है। तो यहां से अपने को D मिल जाएगा, याद रखना। सो D का फॉर्मूला बन जाता है D1U/V। हाँ तो अब सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सोल्यूशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, सोल्यूशन में देखिए
सो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, सॉरी सॉरी लैम्डा नहीं, यहां पे डी की वैल्यू क्या आने वाली है, डी की वैल्यू आने वाली है d1u बाई वी। तो पहले तो सेंटीमीटर उड़ गया, और यहां पर इसको मैं बना देता हूं, लेट से 20 बना देता हूं। तो 20 बनाने के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे दिया हुआ है 120, क्या दिया हुआ है 120, और यहां पर d1 की जो वैल्यू है, कितना दिया हुआ है, d1 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अरे दिया है उन लोग ने d1 9 सेंटीमीटर, देखो मैं 0.9 दिया ना, 0.9 सॉरी, कितना दिया 0.9, d1 इज 0.9 करेक्ट, तो d1 इज 0.9, ध्यान से देखेंगे। सो d1 की वैल्यू दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, अरे v की वैल्यू दिया है 90 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर कैसे आ गया ये 30 सेंटीमीटर, तो बच्चा इस डायग्राम को देखो, यहां पर अपने को क्या बोला है कि यहां से यहां का डिस्टेंस, अरे देखो ना यहां से यहां का डिस्टेंस 120, अरे 120 दिया हुआ है ये, तो अगर लेंस मैंने यहां रखा और लेंस का यहां से 90 है, तो यहां से यहां कितना होगा 30 होगा, समझ गए। सो इट्स लाइक दैट, आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, सो u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू, अरे देखो ना रे बाबा, v और u दिया है ना, तो जो u की वैल्यू है वो 30 है, ठीक है बेटा 30 है, तो यहां पे आपको कितना मिलेगा 21 जा 26 जा 6 नीचे आ गया, ठीक है। अब 6 5 जा 30 होता है, तो 5 ऊपर चला गया, अब 0.9 100 जा ऐसा आएगा 90, तो 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 90 होगा, तो नीचे 100 आ गया, 100 का मतलब हो गया आपका 10⁻², ऊपर जाके 10⁻², और पहले से -3 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। सो ये चीज की वैल्यू आ जाएगी आपको 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर, जो कि बन जाएगा 5000 × 10⁻8 सेंटीमीटर, और 10⁻8 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट आ गई 5000 एंगस्ट्रॉम। सो ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं था, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। सो लिसन, ये देखो 5000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है, अरे हाँ के ना, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आपको खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसको बार बार पढ़ लेना, ओके। तो यहां पे हमारा आंसर आ चुका है विच इज 5000 एंगस्ट्रॉम। अब जाते हैं अगले वाले पे, डिफ्रैक्शन वाले पे। तो डिफ्रैक्शन जो है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन हमको निकालना है, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। सो डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ है ना, पहले उसको देख लो। डिफ्रैक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, डिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है, वो क्या होती है आप लोग मेरे मेन वीडियोस में देख लेना। तो डिफ्रैक्शन है, और डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, और ये है पहला मिनिमा, ये है पहला मिनिमा। तो लोग बोल रहे हैं कि 2 मिनिमा के बीच का गैप चाहिए। अब 2 मिनिमा के बीच का जो गैप है उसे W कहते हैं, और वो W होता है 2 टाइम्स x, जहां पे x की वैल्यू आपको अभी पता चल गई है, लैम्डा d/d, समझ गए। सो ये आपका W निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है W। सो W आपको निकालना है, इन लोगों ने दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 546 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है 546 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। और फिर क्या दिया हुआ इन लोगों ने, इन लोगों ने बोला है कि स्लिट की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। तो डिफ्रैक्शन में करते क्या है ना, वो बता देता हूं आप लोग को। तो इधर देखो, डिफ्रैक्शन में खाली कार्डबोर्ड में एक ही होल बनाते हैं, 2 होल नहीं, और इस होल का जो साइज है उसको डी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है ए। तो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, मैं इसको डी बोलता हूं, तो याद रखने में आसान रहता है। तो ये डी हो गया, और यहां से लाइट निकलती है और लाइट हर जगह जाती है, और आपको ऐसा पैटर्न बन के मिलता है, सो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। एनीवे, सो इस होल में से लाइट गई और आपको ऐसा पैटर्न मिला। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो विड्थ जो है वो दिया हुआ है स्लिट का, स्लिट की चौड़ाई दी गई है 0.4 मिलीमीटर, 0.4 mm। सो स्लिट की चौड़ाई दी गई है, यानी कि स्मॉल डी दिया गया है 4 मिलीमीटर, 4 mm। mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये स्मॉल डी भी मिल गया, कैपिटल मतलब सॉरी लैम्डा भी मिल गया। अब कैपिटल डी क्या है, देखो स्क्रीन का डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है कैपिटल डी, विच इज 40 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है वो है 40 सेंटीमीटर, तो ये भी दे दिया गया है, तो 40 × 10⁻² मीटर, इस तरीके से आ गया। तो अब आपको W निकालने बोला, सो W इज 2 लैम्डा d/d, सो 2 × लैम्डा की वैल्यू 546 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस विच इज 40 × 10⁻² डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी है आपका 4 मिलीमीटर, सो 4 × 10⁻³
ठीक है। सो यहां से अगर आप चीजों को कैंसिल करेंगे तो एक सेकंड, मैं तो बल्कि क्या बोलता हूँ ना, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, वो बात की बात है। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा, मीटर में, वो बात की बात है, उसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बात की बात है। इधर देखो कितना इजी है, कितना इजी है। ये क्या लिखा है 40, अरे हाँ क्या ना, और नीचे क्या 4 है, कैंसिल हो गया। अरे मान लो 1 हो गया, अरे हालांकि 10 होएगा, मान लो 1 हो गया, 1 हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। अब ये क्या है 546, 546 का डबल करो, 546 का डबल करो तो कितना आएगा 1098 आएगा। कितना आएगा 1098। तो मिलीमीटर में जब जाओगे ना तो 1.098 कुछ आंसर आने वाला है। तो 1.098 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा कितना आएगा, अरे 1.098 आने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। तो 1.098 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1, तो 1.1 मिलीमीटर, क्योंकि 10⁻³ मीटर को बोलते हैं मिलीमीटर। सो ये इसका आंसर है। सो बहुत ही बचकाना है। अरे किधर गया 1.1 मिलीमीटर। अरे चेक कर लो सॉल्व करके यार, कम ऑन चेक कर लो, इट्स जैम इजी। सो यहां पर पावर्स और अपनी जगह, लेकिन ट्रिक अपनी जगह। तो बेसिकली 4 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 546 × 2, आपको यही करना है, ठीक है। सो दैट्स जैम इजी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर हम लोग आ रहे हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखेंगे सभी लोग। सो माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, उसको स्मॉल डी बोलते हैं बाय द वे, स्मॉल डी, और उसका फॉर्मूला है इट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, या फिर लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो म्यू साइन अल्फा का नाम है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो अब इन लोगों ने देखो क्या दिया हुआ, इन लोगों ने बोला है कि न्यूमेरिकल अपर्चर 0.5 है, तो 0.5 नीचे लिख लेने का। और इन लोगों ने बोला कि लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। सो 5000 एंगस्ट्रॉम ले लेने का, क्या करने का 5000 एंगस्ट्रॉम लेने का। सो 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है बेटा 10⁻10 होता है, 10⁻10 मीटर्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको आ रहा है 5 × 10⁻7। क्यों, क्योंकि ये जो 3 जीरोज हैं, ये 3 जीरोज का क्या बन जाएगा 1000, 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 10⁻10 में से जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻7, और नीचे 2 × 0.5 हो गया 1, तो आंसर ही है आपका कितना 5 × 10⁻7, दैट्स इट। ये आपका आंसर है, इतना मीटर्स आंसर है, 5 × 10⁻7, खत्म हो गया। बहुत ही बचकाना है। सो ये हो गया माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक और पे, देखो यहाँ पे सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं अच्छे से, ठीक है। सो जो अगला वाला है वो है टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप के बारे में क्या बोला है कि लाइट है 5000 एंगस्ट्रॉम की, चलो ठीक है 5000 एंगस्ट्रॉम, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछे टेलीस्कोप का, चलो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, विच इज 1.22 लैम्डा बाई डी। क्या है लैम्डा बाई डी। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सो 1.22 है, लैम्डा की वैल्यू है 5000, 5000 का मतलब होता है 5 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम, अरे सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5 × 10⁻7 मीटर। 5000 एंगस्ट्रॉम, अरे अभी तो किया 5000 एंगस्ट्रॉम क्या था 5 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। और स्मॉल डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी यहाँ पे क्या है डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, सो 200 इंच दिया है, 200 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, नहीं सब लोग रॉन्ग बोल रहे हैं, नहीं तुम भी रॉन्ग हो, हाँ तुम, अरे तुम भी गलत बोल रहे हो। अरे बाबा 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, सो 2.54 सेंटीमीटर इतना रहता है। तो अब कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। सो एक ये जो इंच है, किधर गया इंच, हाँ इंच इधर लिखा है। सो अब यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है 5, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 2.5। अरे 2.54 है ठीक है, लेकिन 2.5 ही है ना लगभग। 2.5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 5। अरे 2.5 × 2 करेंगे कितना होगा 5 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा 5, नीचे 5 ऊपर 5, 5 कैंसिल, आंसर 1.2। अरे देखो रे आंसर आ गया 1.2 × 10⁻7। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाह रहा हूं, कितना बचकाना है फिजिक्स, तुम लोग क्यों डरते हो यार, बहुत ही बचकाना है। सो इट्स डैम इजी, दैट्स इट। और कुछ तो आई डोंट थिंक ये बचा है, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। सो द्रोणा बैच पूरा स्टार्ट टू एंड देखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और आप लोग चैनल के बाकी प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल सब बना के डाला हुआ है बेटा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बस यहीं पे
हम लोग समाप्त करते हैं आज का सेशन। सो बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड सायोनारा।